हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बिहाइंड फूड। इस वीडियो में हम इवेपोरेशन के बेसिक्स देखेंगे और देखेंगे डिज़ाइन ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इवेपोरेशन होता क्या है? इट इज़ अ physical separation process which removes a volatile component from a liquid solution or mixture by vaporization, obtaining a concentrated product of non-volatile component। तो देखिए होता क्या है। एक इवेपोरेशन एक फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस है। मतलब जिसमें हम क्या रिमूव करते हैं, हम रिमूव करते हैं वॉलाटाइल कंपोनेंट्स को फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन से, या फिर वो मिक्सचर हो सकता है। कैसे? बाय इवेपोरेशन से। और जिससे हमें कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है नॉन वॉलाटाइल कंपोनेंट्स का। नॉन वॉलाटाइल वो कंपोनेंट्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जो रह जाते हैं, और वॉलाटाइल वो होते हैं जो हवा के साथ इवेपोरेशन के टाइम वेपर्स के साथ उड़ जाते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम कर रहे हैं इवेपोरेशन? इससे हमारा एक सॉलिड फूड कंटेंट इंक्रीज होता है फूड का, और हमारा फूड जो प्रिजर्व रहता है क्योंकि वाटर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। इससे शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। और रिडक्शन ऑफ बल्क वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का जो बल्क वॉल्यूम है, पहले कितना बड़ा प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट था, वो कम हो गया है क्योंकि वेपोरेशन कर दी है। जिससे ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है। उसके बाद यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन प्रायर टू फर्दर प्रोसेसिंग। अब हम कई प्रोडक्ट्स और बनाने होते हैं, जैसे टमाटो केचप ही लगा लो। उसमें हमें थोड़ा सा टमाटो प्यूरी को पहले कंसंट्रेट करना पड़ता है। मतलब अगर हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो हम हमारे पास पहले से ही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा और हम इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे तो इवेपोरेशन हमने डिस्कस कर ही लिया। और एक ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिस क्योंकि ये सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं। ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो वाटर होता है पास फ्रॉम लिक्विड वाटर पासिस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर थ्रू प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो ये प्लांट्स का प्रोसेस है, ये हम अलग से नहीं करवाते कि इवेपोरेशन जैसे ड्राइंग ये सब क्या है। ये हम करवा सकते हैं। अलग अलग हमारे पास ड्रायर होते हैं, इवेपोरेटर्स होते हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो प्लांट्स मेटाबॉलिज्म में आता है। सब्लिमेशन में क्या होता है? बाय विच वाटर पासिस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू वेपर फेज। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। Boiling point occurs when the vapor pressure of a liquid become equal to the total vapor pressure of surrounding, and corresponding temperature is known as boiling point। मतलब जैसे ये हमारे पास एक सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है, हम इसको हीट कर रहे हैं, वेपर्स उड़ रहे हैं। तो जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, जो इसमें ये वेपर प्रेशर यहाँ बन रहा है, वो लिक्विड का जब इक्वल हो जाएगा सराउंडिंग के टोटल प्रेशर के इक्वल, तब हम बोलेंगे बॉइलिंग हो रही है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। मतलब यहाँ का वेपर प्रेशर विद इन्वायरमेंट अगर हो जाए तो बॉइलिंग होती है, और उसी पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का हमें पता है 100 होता है। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या हो रहा है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने बेसिक से डिफरेंसेस रखे हुए हैं। जैसे इवेपोरेशन क्या है? व्हेन द लिक्विड और व्हेन द लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू वेपर। तो जो लिक्विड है जो अपना स्टेट चेंज कर लेती है, वेपर में चली जाती है। तो बॉइलिंग एक स्टीमिंग प्रोसेस है और बबलिंग अप है। ठीक है। इवेपोरेशन में रिक्वायर्ड नहीं है कि हाँ बबलिंग ही हो, लेकिन बॉइलिंग का मतलब ही बबलिंग से रिलेटेड है। ठीक है। तो अकरेंस होता कैसे है? इट अकर्स एट सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सिर्फ जो सरफेस है लिक्विड का वहीं वहीं होगी। लेकिन बॉइलिंग क्या है? जैसे हमने पीछे भी देखा, यहाँ पे थ्रू आउट द लिक्विड हो रही है। और टेम्परेचर की बात करें, नीड्स अ लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमने कैसे इवेपोरेशन अचीव करवानी है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमें ग्रेटर टेम्परेचर चाहिए तभी बॉइलिंग हो पाएगी। नेचर क्या है? इवेपोरेशन जो है नेचुरल प्रोसेस है। मतलब अगर हमने कहीं कोई चीज़ रख भी दी ऐसे, तो भी इवेपोरेशन होती रहेगी, लेकिन बॉइलिंग हमें करवानी पड़ेगी, तो ये अननेचुरल प्रोसेस में आएगा।
टाइम की बात करें तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है, बॉइलिंग में शॉर्ट टाइम लगता है क्योंकि फटाफट बॉइलिंग होने लगती है। एनर्जी वैसे ही लिटिल लगेगी या नो लगेगी, लेकिन इसमें लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, वैसे तो ये सारे फिजिकल सॉरी केमिस्ट्री के जो हैं टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें इवेपोरेशन पढ़ने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। एक तो मैंने आपको बताए थे कि वोलाटाइल होते हैं और एक नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो कोई भी सोल्यूशन है उसमें नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये उड़ेंगे नहीं, इज लेस, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलाटाइल नहीं होते तो वो इजीली उड़ जाता है। देयरफॉर द सोल्यूशन हैज टू बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर सो दैट वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे हमारे पास ये दो बीकर्स हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें कुछ कुछ है यहाँ पे नॉन वोलाटाइल चीजें, लेकिन ये क्लियर है। इसको अगर हम हीट देंगे तो ये इजीली वेपराइज हो जाएगा, लेकिन इसको ज्यादा हीट लगेगी तो ये लेट होगा। तो इसी तरह से ये यही कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होंगे इज लेस, इसका वेपर प्रेशर लेस होगा देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Therefore, the solution has to be heated to a higher temperature so that the vapor pressure become equal to the atmospheric pressure. Thus, the boiling point of solution is always greater than that of pure solvent. तो आपको ये याद रखना है कि जो solution होगा, solution कैसे मिलता है, solute और solvent से। तो इनका जो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा सॉल्वेंट से कम, क्योंकि सॉल्वेंट में कल्ला सॉल्वेंट ही होगा सिर्फ। Okay, so the difference of boiling point of solution and pure solvent is called elevation of boiling point. तो यही elevation of boiling point है कि कितना हमें ज़्यादा लग रहा है टेम्परेचर। और अच्छे से समझते हैं, जैसे ये हमारे पास एक कर्व है, तो ये सॉल्वेंट की कर्व है और ये है सोल्यूशन की कर्व। तो आप यहाँ पे पढ़िए द कर्व ए बी, जो कर्व ये वाली है सॉल्वेंट की है, ठीक है, और ये सी डी क्या है, सोल्यूशन की है। ठीक है, मतलब इसमें नॉन वॉलाटाइल चीजें भी होंगी, लेकिन इसमें सिर्फ वॉलाटाइल ही है। ठीक है, ये अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमने करके देखा हुआ है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एक्स। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एक्स पे बन रहा है, और जो हमारा सोल्यूशन है उसका वाई पे बन रहा है। तो यही जो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि कितना ज्यादा लग रहा है, यही है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, होप आपको समझ आ रही हो गई। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कुछ लॉज हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, इसमें बोलता है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट्स पार्शियल प्रेशर इन अ सोल्यूशन इज इक्वल टू इज इक्वल और आइडेंटिकल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कब? जब मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा, लेकिन कब? अगर हम मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दें सॉल्वेंट का। तो ये एक फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स का देख लेते हैं। वही सेम चीज लिखी हुई है जो पीछे हमने देखी है। तो हमें क्या, मोल फ्रैक्शन साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। और हमें पता है कोई भी सोल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। तो एक ए और बी आप ऐसे समझ लो, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। तो एक का निकालेंगे तो दूसरे में से माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले में, ये पी एस वाले में, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो गई। देन ये इसके इधर आ जाएगा और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और उसको ही रीअरेंज करके हमने ये चीज़ बना रखी है। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये नीचे क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसमें कैसे यूज है इनका, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जैसे ये हम देख लेते हैं। सो डिटर्मिन द मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, molality, boiling point elevation and boiling temperature of 10% NaCl solution under atmospheric pressure. The molecular weight of NaCl is this, and enthalpy of saturated vapor is this, and enthalpy of saturated liquid, ये हमें सारा गैस कांस्टेंट वगैरह दे रखा है। तो हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है,
तो ये हमारी चीजें आ गई। अब हमें पता है मोलल, ये हमें लर्न करनी है, या फिर कई बार पेपर में वो दे देते हैं, ठीक है, साथ में फॉर्मूला, बस तो लर्न करना है आपको। और इसमें ये देखिए आर यू, ये सारी चीजें जो है कि गिवन है ये, ठीक है, गैस कांस्टेंट हो गया, उसके बाद टेम्परेचर, एम डब्ल्यू, मोलल वेट, ये सारी चीजें आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो गई, उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी होती है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला ये है आपके पास, और उसके लिए क्या क्या चाहिए, सोल्यूट, सॉरी एक्सोल्यूट और एब्सोल्यूट, ठीक है, ये सारी चीजें भी गिवन ही हैं, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे देखिए जो चीज नहीं गिवन है उसको हमें निकालेंगे कैसे, मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जैसे यहाँ पे हमें फिल करना है, तो वो कैसे आएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ वाटर। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है, तो यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी जो आपको लग रहा है, ये सारी चीजें घूम फिर के एक फॉर्मूला बेस्ड ही है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इवेपोरेशन एंड देयर पॉसिबल रेमेडीज। तो इवेपोरेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और हम उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक तो ये लेंदी एक्सपोजर टू हीट है, ठीक है, एंड मे रिजल्ट टू थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा खराब हो सकता है। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इवेपोरेटर्स आर ऑपरेटेड अंडर वैक्यूम, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। उसके बाद टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टाइम इन इवेपोरेटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, थिन लिक्विड फिल्म इवेपोरेटर्स हैव बीन यूज्ड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगी विद इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस व्हिच डिक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट एंड ब्रिंग प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पंपिंग, ठीक है। उसके बाद फाउलिंग लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस में देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग इवेपोरेशन। Boiling point of a solution may also rise due to increase in solid content, and this turn reduce the temperature driving force between steam and liquid feed. उसके बाद हम देखते हैं इवेपोरेटर्स, ठीक है। इवेपोरेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इवेपोरेटर्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वाइडली यूज होते हैं। तो अगर हम देखें तो इवेपोरेटर्स को हम कैसे क्लासीफाई करें, इनटू फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स होते हैं, न्यूक्लिएट बॉइलिंग इवेपोरेटर्स होते हैं, फ्लैश इवेपोरेटर्स होते हैं, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इवेपोरेटर्स हो सकते हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। तो ये यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, तो मैं देख रहे हैं हम, अ लिक्विड फिल्म फॉल्स डाउन द channel wall and evaporator, and the vapor either flowing concurrently with the flow of concentration to it. If the counter current is flow is used, then there is a limit on the vapor velocity which can be generated before the liquid begins to be carried upward. तो यहाँ पे जैसे स्टीम आ रही है और यहाँ पे हमारा कंसंट्रेट बाहर निकल रहा है, तो यही सारा प्रोसेस है, ये गैस ऊपर निकल रही है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये इसका ऊपर से टॉप व्यू है कि कैसे इसमें ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ओके। तो ये इसका आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल क्लियरली लिख रखा है मैंने। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है लिक्विड की एट द टॉप ऑफ द ट्यूब्स, ठीक है। तो फॉलिंग फिल्म का मतलब ही क्या है कि ऊपर से कोई चीज ऐसे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से हम डाल रहे हैं, यहाँ स्टीम आ रही है, यहाँ से लिक्विड इन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे स्टीम आ रही है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में मिलेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंडेंस होगा, और यहाँ से हमें कंडेंस मिल सॉरी जो हमारी स्टीम है वो निकल रही है, और लिक्विड जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। यहाँ पे येलो में शो करा हुआ है लिक्विड इन हो रहा है, लेकिन कंसेंट्रेट जो है वो आउट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये लिक्विड इन हो रहा है और इन प्लेट्स में क्या है, स्टीम चल रही है, तो ये इसको कंसेंट्रेट कर रही है। बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, और क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई वेपर्स आउट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्टीम इन हुई, ये मेन इनलेट है, हमने यहाँ पे डाल दिया, ये सारा वही प्रोसेस है। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ वेपोरेटर की बात करें, यहाँ से फीड इन हो रही है
और यहाँ से स्टीम इन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेट आउट हो रहा है और यहाँ पे हमने कुछ कूलेंट्स लगा रखे हैं, कूलेंट इन और कूलेंट आउट, और यहाँ पे कंडेंसर यूनिट लगा रखी है और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट आउट हो रहा है। ठीक है, फीड इन यहाँ से और जा रहा है यहाँ से, और स्टीम इन यहाँ से है और जा रही है यहाँ से, ऐसे करके। तो सिंगल एंड मल्टीपल इफेक्टिव एपोरेटर की बात करें, प्रोसेस वही है, लेकिन मल्टीपल इफेक्टिव एपोरेटर में क्या करते हैं कि यहाँ का जो कंसेंट्रेट होता है वो यहाँ की फीड बन जाती है। ठीक है, और यहाँ का जो वेपर है वो इधर की फीड बन जाती है। तो ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है। ये सिंगल इफेक्टिव एपोरेटर है और पीछे हमने मल्टीपल इफेक्टिव एपोरेटर देखा है। देख पा रहे होंगे, स्टीम एंटर कर रही है और कंसंट्रेट बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इवेपोरेटर में होता क्या है, हीट सप्लाई हीट फॉर वेपराइजेशन। ठीक है, इवेपोरेशन का एक सेक्शन होता है जहां पे लिक्विड बॉयल हो रहा होता है। सेपरेटर होता है इन विच वेपर लीव्स द लिक्विड एंड गोज टू द कंडेंसर। कंडेंसर में हमारा कंडेंस हो जा रहा है वेपर, और एक स्टीम जेट इजेक्टर होता है फॉर रिमूविंग नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम द सिस्टम। अगर हम देखें कि जो मल्टीपल इफेक्टिव एपोरेटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे हमें वैसे तो बेसिक यहाँ की, यहाँ से फीड डाला, यहाँ से निकला, यहाँ पे वेपर डाले और यहाँ से निकले, लेकिन हम कुछ चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड फीड मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हमें बेनिफिट हो रहा है, इट इज यूज्ड व्हेन द फीड इज एट द टेम्परेचर क्लोज टू द वेपर टेम्परेचर ऑफ द इफेक्ट वेयर इट इज इंट्रोड्यूस। तो हमारा जो फीड का टेम्परेचर और स्टीम का टेम्परेचर दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के। तो हम ये फॉरवर्ड फीड वाला आगे को जो है प्रोसेस ये वाला यूज करते हैं। लेकिन अगर बैकवर्ड फीड जो हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है वो हम कब यूज कर रहे हैं, it is used when substantial amount of heat is necessary to bring the feed temperature to a boiling point। अगर हमें boiling point तक लेके जाना है, that is when the fresh feed is cold। जो हमारी फीड है वो बिल्कुल ही कोल्ड है, उसमें तो स्टीम जितनी हीट थी, तो इसमें तो बहुत ही ठंडी है, तो हमें बैकवर्ड वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फीड इधर जा रही है और स्टीम इधर जा रही है, ताकि फीड थोड़ी सी यहाँ ठंडी हो, गर्म हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे करते करते यहाँ पे हमारा थिक लिक्विड हमें मिल जाता है। ये हम कहाँ यूज करते हैं, विस्कस लिक्विड फूड्स होते हैं, जैसे जहाँ पे कुक्ड फ्लेवर आ जाता है, टमाटो पेस्ट। ठीक है, वो हमें ऐसी चीजें डिजायर्ड होती है, तब हम ये वाला यूज करते हैं। उसके बाद मिक्स्ड में क्या है, हम दोनों यूज कर सकते हैं, इधर स्टीम है इधर फीड बीच में डाल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज compromised between the simplicity of forward feed and great economy of backward feeding। तो backward feeding की जो हमारी great economy वाली पॉजिटिव थिंग है वो हमने यूज कर ली, और फॉरवर्ड वाली सिंप्लिसिटी वाली थिंग यूज कर ली, तो हम ऐसे मिक्स्ड फीड भी यूज कर सकते हैं। आ गया इवेपोरेटर की इकोनॉमी। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो पेपर्स में आ सकती हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ इवेपोरेटर इज डिफाइंड एज इट्स वेपोराइजेशन कैपेसिटी, दैट इज नंबर किलोग्राम ऑफ वाटर इट कैन वेपोरेट पर आवर। तो एक घंटे में कितना किलोग्राम वाटर वो इवेपोरेट कर रही है। तो ये तो आ गई हमारी कैपेसिटी ऑफ इवेपोरेटर। इकोनॉमी की बात करें, is number of kilogram of water vaporized from all the effects taken together for each kg of steam fed to the first effect। तो जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट में जो हमें इकोनॉमी मिल रही थी, अलॉन्ग विद सारे जो हमारे हैं, उनको अगर हम देखें तो वो हमारी स्टीम की इकोनॉमी, दैट इज एम वी अपॉन एम एस।